एनआईओएस ज्योग्राफी क्लास 12 चैप्टर 15 पार्ट 4 आज हम पढ़ने वाले हैं। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्लास रहने वाली है। इसमें पूरा का पूरा आज हम बायोडाइवर्सिटी पढ़ेंगे, मतलब पूरा कंप्लीट नहीं करेंगे, थोड़ा सा रह जाएगा, देखिए ठीक है। तो उसे हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट एक टॉपिक बचेगा आपका, तो उसे भी कंप्लीट कर लेंगे। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाली है क्लास, तो लास्ट तक बने रहिएगा और देखिएगा पूरी वीडियो को। इसमें काफ़ी सारी जो इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिलने वाली है, ठीक है। तो चलिए चालू करते हैं क्लास को। बट उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो कर दीजिए लाइक एंड शेयर, सो दैट कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा रीच मिले और ज़्यादा से ज़्यादा ये बच्चों तक पहुँचे, ठीक है। चलिए अब चालू करते हैं वीडियो को। स्वागत है आपका इन्फॉर्मेशन ज्ञान में। मैं हूं आपका दोस्त अरुण। यहाँ पर हम वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बेसिकली बात करेंगे कि बायोडाइवर्सिटी होता क्या है। देखिए, फिजिकल ज्योग्राफी में एक चैप्टर है बायोस्फीयर। मैंने अभी तक आपको वो नहीं पढ़ाया, मैं जानता हूँ, बट मैं इन बिटवीन फिजिकल ज्योग्राफी में आपको ये पढ़ा चुका हूँ कि बायोस्फीयर कहते कैसे हैं, ठीक है। अब बायोस्फीयर कैसे किसे कहते हैं, लाइक हमारे पास कितने स्फीयर्स हैं। हमारे पास हाइड्रोस्फीयर है, ठीक है, हमारे पास एटमॉस्फेयर है, ठीक है, और हमारे पास क्या है, एक क्या है, लिथोस्फीयर है। अब देखिए इसमें से कॉमन पार्ट कौन सा है, ये वाला पार्ट कॉमन है ना, सब में ही आ रहा है ये, ठीक है। ये पर्टिकुलर जो पोर्शन है ना, इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बायोस्फीयर, ठीक है। ये लिथोस्फीयर हो गया, ये एटमॉस्फेयर हो गया और ये हाइड्रोस्फीयर हो गया, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं, हम पार्ट को बायोस्फीयर बोलते हैं। तो यही कहीं ना कहीं मिलकर सारी चीज़ें बनाती हैं बायोस्फीयर को। अब बायोडाइवर्सिटी क्या है, देखिए बायोस्फीयर में डाइवर्सिटी पाई जाती है। डाइवर्सिटी, बायो का मतलब क्या होता है, यहाँ पर बायो का मतलब क्या हो गया, बायो का मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, जीव जंतु जितने भी पाए जाते हैं, चाहे वो जीव जंतु हों, चाहे वो प्लांट्स हों, चाहे किसी भी संदर्भ में आज आप ले लीजिए, ठीक है। चाहे हम बात कर लीजिए बैक्टीरिया की, ठीक है, चाहे हम बात कर सकते हैं किसी भी एक पर्टिकुलर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसकी बात कर सकते हैं, चाहे हम बड़े से बड़े विशाल एनिमल की बात कर सकते हैं, हाथी की। तो यहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, मगर आपने देखा अलग अलग प्रकार की सारी चीज़ें पाई जा रही हैं। बायो का मतलब तो हो गया लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। डाइवर्सिटी का मतलब हो गया विभिन्नताएं, ठीक है। तो सिंपल सी बात, बायोडाइवर्सिटी का मतलब यही होता है विभिन्नताएं, सिर्फ हिंदी में बात करूँ तो, ठीक है। अब देखिए धरती है हमारी धरती पे काफ़ी सारी विभिन्नताएं पाई जाती हैं। अब बायो जो डाइवर्सिटी है वो काफ़ी तरीके से हमारे लिए महत्वपूर्ण भी है, और अगर हम इसको थोड़ा सा भी नुकसान पहुंचाएंगे ना कहीं फिर जो है ना हम अपना एग्जिस्टेंस जो है ना उसको ही खतरे में लेकर आने की बात सोच रहे हैं, अगर हम बायो डाइवर्सिटी को नुकसान पहुंचाएंगे। लाइक मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि अगर हम पास्ट में टाइम मशीन बनाते हैं और पास्ट में जाते हैं और वहाँ पर अगर एक भी चीज़ को हम अपने साथ ले आएंगे या फिर टाइम के साथ छेड़छाड़ कर देंगे ना, तो पूरा का पूरा फ्यूचर बदल जाएगा, ठीक है। इसीलिए नियति ये कहती है कि जो लिख दिया वो चलेगा। अब हम कभी कभी ये कहते हैं कि ये वो वगैरह, हमारे पास ये नहीं, हमारे पास वो नहीं है, हमें जो है ना हमारे पास, हमें उसी में खुश रहना चाहिए, ठीक है। इसीलिए अगर हम आज के समय में, आपने देखा होगा माइनिंग चलती है, एक्सप्लॉइटेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है नेचुरल रिसोर्सेज का, चाहे फिर वो, अगर हम किसी एक पर्टिकुलर संदर्भ में बात करें, जैसे कि हम अगर बात करें प्लांट्स की, तो प्लांट्स को काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लॉइट करा जा रहा है, सो दैट कि उनसे काफ़ी सारे हर्ब्स, शब्स और काफ़ी सारी मेडिसिन, काफ़ी सारी ड्रग्स भी बनाई जाती हैं, उनको यूज़ करा जा रहा है, घर बनाने में यूज़ करा जाता है, फर्नीचर बनाने में यूज़ करा जाता है। तो बेसिकली उनका जो दायरा है ना काफ़ी बहुत बड़ा है, जिस दायरे में उनको यूज़ करा जाता है। तो अगर हम कंप्लीटली वाइप्ड आउट कर देंगे, ख़त्म कर देंगे प्लांट्स की स्पीसीज़ को, हर एक प्लांट की स्पीसीज़ को, क्या हमारा एग्जिस्टेंस रहेगा? फिर हम कहाँ से अपनी जो ज़रूरतमंद की चीज़ें हैं वो एक्सट्रैक्ट यानी ले पाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए अगर एक चीज़ यहाँ से ख़त्म हुई ना, तो दूसरी चीज़ उसके साथ जितनी भी चीज़ें एसोसिएटेड हैं, यानी उससे जितनी भी चीज़ें कनेक्टेड हैं, ठीक है, वो सारी की सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली वाइप्ड आउट, धीरे धीरे वैनिश होने लग जाएंगी, ठीक है। तो यानी ख़त्म होने लग जाएंगी, एक्सटिंक्ट की यानी विलुप्त होने की कगार पर वो पहुंच सकती हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ना हमको माइंड में रखने के बाद सारे कदम उठाने चाहिए, चाहे फिर वो हम क्लाइमेट की तरफ बात करें। क्लाइमेट आज के समय में बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, हम क्या कर रहे हैं, जो नेचुरल रिसोर्सेज में प्लांट्स के साथ साथ जो हमारे अर्थ के अंदर पाए जाने वाले मिनरल्स हैं
वो भी पाए जाते हैं, जैसे कि कोयला हो गया, जो रेयर अर्थ मिनरल्स हो गए। अब उनको भी जो है साइंटिफिक तरीके से बहुत ज़्यादा एक्सट्रैक्ट करा जा रहा है, सो दैट कि इनको जो है ना एक प्रूडेंसली यूज़ करा जा सके ह्यूमन लाइफ को एक और ईजीएस्ट वे की तरफ ले जाने में। मगर ह्यूमन लाइफ तो ईजी हो जाएगी, बट क्या फिर हम सस्टेन कर पाएंगे इस अर्थ पर? बिल्कुल भी नहीं। तो इसीलिए वी नीड टू टेक एक्शंस। इसी संदर्भ में काफ़ी सारे एक्शंस जो हैं, चाहे वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हों, चाहे फिर वो इंटरनेशनल NGOs हों, तो उनके द्वारा काफ़ी सारे स्टेप्स लिए जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने आपको बताया था डेजर्टिफिकेशन जब हम पढ़ रहे थे, लाइक डेजर्ट, ठीक है, उस समय पर मैंने आपको बताया था कि यूनाइटेड नेशन के द्वारा एक कन्वेंशन के तहत डेजर्टिफिकेशन से टैकल करने के लिए काफ़ी सारी मुहिम उठाई गई हैं, जैसे कि यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, ठीक है। ऐसे ही काफ़ी सारे और भी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। और जो एक पर्टिकुलर स्पीसीज़ को बचाने के लिए भी काफ़ी सारी, जैसे कि हमारे इंडिया में भी एक पर्टिकुलर स्पीसीज़ है, जैसे कि टाइगर विलुप्त हो चुके हैं, ठीक है, मतलब विलुप्त होने की कगार पर है, एंडेंजर्ड, ठीक है, उन्हें रख सकते हैं, या फिर एक्सटिंक्ट होने की कगार पर हैं, तो क्रिटिकली एंडेंजर हैं, ठीक है। तो अब ये चीज़ें इसको मतलब सुरक्षित रखने के लिए टाइगर्स को, तो टाइगर मिशन चलाया गया था 1973 में, एलिफेंट मिशन चलाया गया था, ठीक है, वल्चर्ड का मिशन चलाया गया था। तो ऐसे ही काफ़ी सारी चीज़ें हम आगे बात करेंगे, बट आज हम पढ़ेंगे बायोडाइवर्सिटी की सिग्निफिकेंस क्या है और किस किस वजह से हमारे ये लूज़ कर रही है, लॉस हो रहा है बायोडाइवर्सिटी का, और क्या क्या ऐसे चीज़ें हैं और हम क्या क्या पाते हैं बायोडाइवर्सिटी, लाइक बहुत सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए चालू करते हैं अब, ठीक है। अब यहाँ पर ये वाला टॉपिक मैं आज कवर करूँगा, ठीक है। मैंने कहा था कि ये दोनों टॉपिक मैं साथ साथ कवर करूँगा, बट थोड़ा सा नहीं हो पाया, ठीक है। तो आज हम ये वाला कवर करेंगे और अगली क्लास में हम ये दोनों टॉपिक कवर कर लेंगे, ठीक है। मुझे लगता है कि जो जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट है ये आप खुद भी कवर कर सकते हैं, बट मैं हाँ थोड़ा सा समझा दूंगा क्या है क्या नहीं है, ठीक है। बाकी जो सारी चीज़ें हैं वो आप ऑटोमेटिकली तो नहीं, अपने आप से ही सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बायोडाइवर्सिटी की जो सिंपल डेफिनेशन जो आपकी बुक में दी हुई है, जो मुझे एकदम अच्छी लगी वो ये वाली है, ठीक है। बाकी अगर आपको समझ में आती, जो जैसे मैंने बताया है कि बायोडाइवर्सिटी क्या है, वो भी आप लिख सकते हैं। In simple terms, biodiversity is the total number of genes, species and ecosystem of a region, ठीक है। इकोसिस्टम ऑफ रीजन मैं बताऊंगा, इकोसिस्टम भी बताऊंगा, जीन स्पीसीज सब बताऊंगा, ठीक है। मगर दूसरी डेफिनेशन यहाँ पर ये पड़ती है बायोडाइवर्सिटी, जो सिंपलेस्ट फॉर्म में है मगर वर्ड्स ज़्यादा हैं, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी ब्रॉडली मीन्स द वेरिएबिलिटी अमंग द ऑर्गेनिजम्स, वेरिएबिलिटी यानी डिफरेंस, ठीक है। सोर्सेज इंक्लूडिंग टेरेस्ट्रियल, marine aquatic ecosystems, ecological complexes including the diversity within species, between species and ecosystems, ठीक है। काफ़ी कॉम्प्लेक्स लगी ना, मगर चिंता मत कीजिए। यहाँ पर ये कहने का मतलब है कि बायोडाइवर्सिटी का जो ब्रॉडली मतलब है वो ये है कि वेरिएबिलिटी, यहाँ पर सारी चीज़ें अलग अलग पाई जाएंगी, चाहे वो ऑर्गेनिजम्स की हों, चाहे फिर वो जो ऑर्गेनिजम्स हैं टेरेस्ट्रियल यानी लैंड पर रहते हों, चाहे फिर वो समुद्र में रहते हों, चाहे उनका एक पर्टिकुलर एक्वेटिक सिस्टम हो, चाहे फिर वो इकोलॉजिकल उनका कुछ कॉम्प्लेक्सेस हों, तो वो सारी की सारी चीज़ें हमें जो ना अलग अलग देखने के लिए मिलते हैं। तो यहाँ पर यही बताया गया है, मगर आई वुड सजेस्ट टू यू माय फ्रेंड्स, ठीक है, कि आप ये वाली याद करें, ठीक है, याद करें या समझ लें। ये सिंपलेस्ट अगर आप अपनी फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो वो भी लिख सकते हैं, बट मेक श्योर कि आप ये वाली डेफिनेशन याद कर लें, सो दैट कि यू कैन फैच गुड मार्क्स इन योर एग्जामिनेशन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ टर्म्स हैं जो मैं अभी आपको बता रहा था कि ये जीन्स, स्पीसीज और इकोसिस्टम क्या होता है, दैट आई विल एक्सप्लेन राइट नाउ, ठीक है। तो यहाँ पर जीन्स का मतलब है कि आपको पता है कि हमारे अंदर जीन्स पाए जाते हैं हमारे माता पिता के, जिन्हें हम इनहेरिट करते हैं, लाइक हमारे माता पिता से वो हम में आते हैं और हमारे माता पिता में उनके माता पिता से आए थे। तो ये जीन्स ही तो करेक्टर जिनसे डिसाइड होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हेरिडिटी होती है, यूनिट ऑफ हेरिडिटी बोलते हैं इसको जीन को, ठीक है।
किस में पाए जाते हैं, ये क्रोमोसोम्स में पाए जाते हैं, डीएनए में क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है, ये बात आपको समझ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम जीन की बात करें, जीन पूल की बात करें, तो जीन पूल यानी एक बहुत बड़ा पूल है, उसमें अलग अलग जीन्स पाए जाते हैं, अलग अलग वेराइटीज़ पाई जाती हैं, तो उसको बोलते हैं जीन पूल, ठीक है। मगर वो जो पर्टिकुलर एक स्पीसी है उसमें वेराइटीज़ पाई जाती हैं, उसकी वेराइटीज़ जीन्स की अलग अलग होती हैं, तो इसलिए जीन पूल बनता है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए, ये पिग्स हैं, पिग्स में आप देख रहे हैं अलग अलग वेराइटीज़ नहीं है, सब में किसी का कलर कुछ है, किसी का कलर कुछ है, तो सबके जीन्स अलग अलग हैं, ठीक है, सबके जीन्स अलग अलग हैं, और ये पूरे मिलकर बनाते हैं एक पर्टिकुलर जीन पूल, ठीक है, जीन पूल बनाते हैं। चलिए, अगर आपने जीन्स नहीं पढ़े तो आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा साइंस में, ठीक है, जीन्स के बारे में, लाइक एक्स वाई और सॉरी ए बी ए, ठीक है, वो सारी चीज़ें हम बायोलॉजी में पढ़ते हैं। बट आपको खाली यही ध्यान रखना है कि जीन पूल काफ़ी सारे जीन्स जिसमें एक पर्टिकुलर स्पीसीज़ के काफ़ी सारे आकर मिलते हैं, जिसमें वैरायटीज़ देखने के लिए मिलती हैं, किसी भी संदर्भ में हो सकते हैं, चाहे वो हाइट में, चाहे फिर वो कलर में, किसी भी उसमें, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर लिखा था, टोटल अमाउंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल फाउंड विद इन अ फ्रीली इंटरब्रीडिंग पॉपुलेशन, जो आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं। अब ये पिग है, ये तो आपस में इंटरब्रीड कर ही सकते हैं ना, जैसे कि पॉपुलेशन में भी होता है। पॉपुलेशन में हम किसी का कलर एकदम फेयर होता है, किसी का पिंकिश होता है, किसी का ब्लैक होता है, किसी का टेंड होता है, तो काफ़ी सारे कलर इसमें पाए जाते हैं। तो ऐसे ही जीन पूल एक क्रिएट होता है, ठीक है। स्पीसीज़ का मतलब, अब एक पर्टिकुलर स्पीसीज है जिसमें कुछ कॉमन कैरेक्टर्स होते हैं, कुछ कॉमन कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है, जो कि कैपेबल होते हैं इंटरब्रीडिंग के, ठीक है। जैसे कि मानकर चलिए, अब शेर की प्रजाति आपने देखी है, लायन, टाइगर्स, लियोपार्ड और बिल्लियाँ, ये सब एक ही प्रजाति के हैं, ठीक है, मगर ये इंटरब्रीड कर सकते हैं अपने ही, जैसे जो बिल्लियाँ हो, बिल्लियों के साथ मतलब इंटरब्रीडिंग हो सकती है, बिल्ली मेल एंड फीमेल, ठीक है, कैट में, ठीक है, ऐसे ही लायन में भी मेल एंड फीमेल में ब्रीडिंग हो सकती है, मगर ये कहीं ना कहीं इनकी जो प्रजाति है वो सेम ही है, ठीक है। अब हैबिटेट उसको बोलते हैं जिनमें ये पर्टिकुलरली पाए जाते हैं। अब मानकर चलिए, पोलर बियर जो है वो हमें पोल्स पे मिलते हैं, साउथ पोल और नॉर्दर्न पोल, जहाँ पर ठंडे वाले इलाके होते हैं। अब इक्वेटोरियल वेट रीजन में तो वो मिलेंगे नहीं ना, जो डेजर्ट रीजन में नहीं मिल पाएंगे, तो कुछ उनका एक हैबिटेट होता है, हैबिटेट मतलब एक रीजन जहाँ पर वो रहते हैं, ठीक है, समझ में आपको बात। चलिए आगे बढ़ते हैं, जस्ट सेकेंड। चलो, तो बायोस्फीयर मैंने आपको बता ही था क्या होता है, ठीक है। अब प्रोटेक्टेड एरिया की बात कर लेते हैं। प्रोटेक्टेड एरिया क्या होता है? प्रोटेक्टेड एरिया, देख, हमारे पास काफ़ी सारी स्पीसीज हैं, काफ़ी सारी ऐसी स्पीसीज हैं जो कहीं ना कहीं ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्ट हैं, ऑन द वर्ज ऑफ लाइक विलुप्त होने की कगार पर हैं, और कुछ नहीं पता कि वो कब विलुप्त हो जाए, ठीक है। जैसे कि हम लियोपार्ड की बात कर लें, बंगाल टाइगर की बात कर लें, ठीक है, या फिर अलग कुछ स्पीसीज की बात कर लें। कुछ ऐसे भी हैं जो डायनासोर की स्पीसीज से कुछ प्रजातियां आज भी बिलोंग करती हैं और वो ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्ट हैं। तो ऐसे ही वल्चर हो गए। आपने देखा होगा अर्बन एरियाज़ में, अगर आप दिल्ली वगैरह जैसे एरिया में रहते हैं, बैंगलोर जैसे एरिया में रहते हैं, मुंबई जैसे एरिया में रहते हैं, तो वहाँ पर आपको पहले स्पैरोज दिखा करती थी, मगर आज के समय में वो स्पैरोज नहीं दिखती हैं। काफ़ी सारी अदर जो डक वगैरह थी वो भी आपको दिखा करती थी। क्या आज के ज़माने में दिखती हैं? नहीं, वो कहीं ना कहीं विलुप्त होती जा रही हैं, ठीक है, मगर कंप्लीटली नहीं, कहीं कहीं पर बहुत सारी हैं, ठीक है। हम अपनी जगह की बात करें तो ऐसे ही अब इन सारी चीज़ों को बचाने के लिए एक पर्टिकुलर एरिया बनाया जाए जहाँ पर ह्यूमन का इंटरफेरेंस बिल्कुल नेग्लिजिबल होता है, उसको पर्टिकुलरली एक स्पेसिफिक तौर पर मेंटेन करा जाता है, उसी को बोलते हैं प्रोटेक्टेड एरियाज़। जैसे कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, जैसे कि नेशनल पार्क्स, ठीक है। एक इकोसिस्टम बनाया जाता है पर्टिकुलरली फिश की पैदावार के लिए, तो उसे बोलते हैं एक्वेटिक इकोसिस्टम, ठीक है। तो वो तरह तरह की चीज़ें हमारी सरकार के द्वारा या फिर इंटरनेशनल लेवल पर काफ़ी सारी चीज़ें उठाई जा रही हैं, सो दैट कि इन पर्टिकुलर स्पीसीज़ को एक्सटिंक्ट होने से बचाया जा सके, ठीक है। अब इंडिजीनस और नेटिव स्पीसीज, इंडिजीनस का मतलब होता है अपना खुद का, ठीक है, इंडिजीनसली, ठीक है, और नेटिव का मतलब होता है अपना खुद का। लाइक जैसे कि मानकर चलिए, पोलर बियर पोल्स पर पाए जाते हैं, ठंडे इलाकों में पाए जाते हैं, तो वो वहाँ के इंडिजीनस स्पीसीज हैं, और नेटिव स्पीसीज हैं वो कहीं और नहीं पाए जाएंगे। जैसे कि हमारे यहाँ पर तकरीबन 15,000 कुछ ऐसी स्पीसीज़ हैं प्लांट्स की जो हमारे यहीं पर पाई जाती हैं, वो कहीं और वर्ल्ड में नहीं पाई जाती हैं। तो ऐसे ही वो नेटिव स्पीसीज़ हैं हमारी, ठीक है। अब
जो नेटिव नहीं होते उनको बोलते हैं इन्वेसिव स्पीसीज, जैसे कि वाटर हायासिंथ एक प्लांट हुआ करता था, ठीक है, जो ऑस्ट्रेलिया में हुआ करता था। अब उसको यहाँ पर लाकर उगाया गया था और वो यहाँ पर आकर जो है ना एक तरीके से जब उगाया गया तो वो नेटिव नहीं था, मगर यहाँ पर आकर वो उसने क्या करा कि पूरी की पूरी झील को कवर कर लिया। झील को कवर करने के बाद जब उसको देखा गया तो उसने जो ना झील के अंदर जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स रहा करते थे उनको उनकी सबकी मौत हो गई। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वो जो जब झील पर फैल गया ना तो उसने जो सनलाइट पेनिट्रेट होती है ना, जिससे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फाइटोप्लैंक्टन्स जो होते हैं वो कहीं ना कहीं ग्रो करते हैं पानी के अंदर। अब जब वो पानी के अंदर ग्रो करते हैं तो एक तरीके का एक इकोसिस्टम क्रिएट हो जाता है। अब उन फाइटोप्लैंक्टन्स को क्या करते हैं, फिश खाती हैं, और फिश को मछुआरे पकड़ते हैं, और मछुआरे जो फिश पकड़ते हैं उन्हें ह्यूमंस के द्वारा कंज्यूम करा जाता है। अब वही फिश जो है वो भालू वगैरह या अदर जो ऑर्गेनिजम्स हैं, अदर जो एनिमल्स हैं वो भी कंज्यूम करते हैं। तो कहीं ना कहीं एक तरीके से पूरा का पूरा इकोसिस्टम जो है वो ख़राब हो गया ना, ठीक है। चलिए, ये कुछ पिक्चर आपके बुक में थी बायोडाइवर्सिटी के बारे में, ठीक है। अलग अलग प्रकार की हमें डाइवर्सिटीज़ देखने के लिए, कहीं पर सूखा, कहीं पर इतने सारे जंगल, कहीं पर इरिगेशन अलग अलग तरीके से हो रहा, कहीं पर मूंजी लग रही है, कहीं पर पेड़ लगा रहे हैं, ठीक है। तो काफ़ी सारी जो मतलब एक डाइवर्स तरीके की चीज़ें हमें देखने के लिए मिलती हैं बायोडाइवर्सिटी में। अब बायोडाइवर्सिटी की सिग्निफिकेंस के बारे में बात करें, लाइक हमें क्यों महत्वपूर्ण है ये, ठीक है। अब ये जो बायोडाइवर्सिटी कहीं ना कहीं हमारे एग्जिस्टेंस को एज इट इज़ रखती है। अगर ये नहीं होगी ना, डाइवर्सिटी नहीं होगी, एक जैसे कि अब मानकर चलिए मैं आपको एक फूड चेन बनाकर दिखाता हूँ, ठीक है। अब ये फिश है, फाइटोप्लैंक्टन्स हैं, ये फाइटोप्लैंक्टन्स हैं, इनको फिश ने खाया। लाइक मैं फिश बनाता हूँ, ठीक है। फाइटोप्लैंक्टन्स को फिश के द्वारा खाया गया। अब फिश को ह्यूमंस के मछुआरों के द्वारा पकड़ा गया और ह्यूमंस ने खा लिया। अब ह्यूमंस के साथ साथ जो अदर ऑर्गेनिजम्स अदर एनिमल्स उन्होंने भी कंज्यूम करा। अब जब ह्यूमंस की डेड बॉडी होगी तो उनको डेडराइट्स जो होते हैं, जो खाली जो ऑर्गेनिक मैटर या फिर जो डेड बॉडीज़ होती हैं उन पर फीड करते हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं वो खाएंगे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं एक साइकिल चला। अब ये जो डेट्राइटर्स होते हैं वो कुछ ऐसे भी होते हैं जो समुद्र में पाए जाते हैं। अब उन समुद्र में जितने भी डेट्राइटर्स होते हैं उनको फिश खा लेते हैं। तो एक तरीके से पूरा का पूरा साइकिल बन गया ना साइकिल, ठीक है। तो ऐसे ही मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा, ठीक है, एक साइकिल बनाकर भी दिखाऊंगा जब आगे हम बायोडाइवर्सिटी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही पूरा का पूरा साइकिल चलता है और ऐसे ही चीज़ें सस्टेन करती हैं। तो कहीं ना कहीं एक फंडामेंटल एग्जिस्टेंस क्रिएट करता है ना बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, और प्रोस्पेरिटी को निर्धारित करता है। अगर बायोडाइवर्सिटी होगी, अगर डाइवर्सिफाइड होंगी सारी चीज़ें, तो कहीं ना कहीं प्रोस्पेरिटी भी होगी। अब मानकर चलिए आप एक ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ पर पूरा मरुस्थल है, तो वहाँ पर कुछ डाइवर्सिटी कुछ पाया नहीं जा रहा, खाली रेत के अलावा। जब रेत के अलावा कुछ पाया नहीं जा रहा है तो वहाँ पर आप कर क्या लेंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे, आप गरीब के गरीब रहेंगे। मगर वहीं पर वो आप पूरा का पूरा रेतीला स्थान अगर पेड़ों से भर जाए, आप पेड़ वहाँ काट सकते हैं, और पेड़ हो रहे हैं, बहुत सारे पेड़ हैं, उनको काट कर आप पैसा ले सकते हैं, घर बना सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। फल भी हैं आपके पास, पानी भी है, तो कहीं ना कहीं डाइवर्सिटी क्रिएट हो रही है ना। तो ये आपकी प्रॉस्पेरिटी भी, यानी ह्यूमन की प्रॉस्पेरिटी, जो अदर ऑर्गेनिजम्स अदर जो लिविंग बींग्स अर्थ पर सस्टेन करने रह रही हैं उनकी प्रॉस्पेरिटी भी निर्धारित करती है, ठीक है। अब यहाँ पर ये पता चलता है कि बायोडाइवर्सिटी में जितनी भी स्पीसीज रहती हैं ना, वो सारी की सारी एक दूसरे पर निर्धारित हैं, ठीक है। अगर एक भी स्पीसीज खत्म होगी ना तो कहीं ना कहीं चीज़ें जो ना इम्बैलेंस सी होती दिखाई पड़ेंगी, ठीक है। इसीलिए सारी स्पीसीज को सस्टेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये एक इकोसिस्टम फॉर्म करते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया इस तरीके से। जैसे कि ये प्रोटोजोआ हैं, ये प्लैंक्टन्स जिनको फिश के द्वारा कंज्यूम करा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ और चीज़ें भी पाई जाती हैं, इनको मछुआरे पकड़ लेते हैं। यहाँ पर जो फ्रॉग्स पाए जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर कीट पतंग भी उड़ते हैं, यहाँ पर समुद्र के मतलब नदी और पोखर वगैरह, पौंड वगैरह, जो झील वगैरह होती हैं उनके ऊपर। तो मेंढक क्या करते हैं, इन जो कीट पतंगों को खा लेते हैं, ठीक है। मेंढक को किसके द्वारा खाया जाता है? सांप के द्वारा खाया जाता है, ठीक है। और सांप को गिद्ध खाता है, गिद्ध यानी वल्चर खाते हैं। वल्चर को कोई और खा लेता होगा, डेट्राइटस फीड करते हैं उसके ऊपर, ठीक है। हिरन यहाँ पर इंसेक्ट ग्रास खा रहा है। ग्रास भी कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण, पेड़ पौधे भी बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं बायोडाइवर्सिटी में, ठीक है। यानी सब एक दूसरे से कनेक्टेड है अगर हम देखें तो, ठीक है। एक दूसरे से एक तार के अनुसार कनेक्टेड है हम, ठीक है। तो इसीलिए सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अब ये एक पर्टिकुलर इकोसिस्टम है, पूरा का पूरा इकोसिस्टम क्रिएट हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर ये एक्वेटिक इकोसिस्टम है, यहाँ पर ये लैंड यानी लिथोस्फेरिक इकोसिस्टम है। यानी पर्टिकुलरली अगर पूरे को बोलें तो पूरे की पूरी बोली जाती है बायोडाइवर्सिटी, ठीक है।
अब यहाँ पर जब सारी चीज़ें मिक्स होती हैं ना तो उसको बोलते हैं बायोस्फीयर। बायोडाइवर्सिटी में बायोस्फीयर में काफ़ी सारे अलग अलग इकोसिस्टम पाए जाते हैं। लाइक इकोसिस्टम जो पोलर यानी पोल्स पर होगा वो अलग होगा, पानी में होगा वो अलग होगा, लैंड पर होगा वो अलग होगा, ठीक है। इन्हीं सबसे पूरे इकोसिस्टम से मिलकर बनती है पूरी की पूरी बायोस्फीयर, ठीक है। ये बात आपको पता चल गई। अब इनमें अगर कोई भी डिस्टर्बेंस होगा ना तो कहीं ना कहीं पार्सली या फिर टोटली कहीं ना कहीं एक तरीके से भौकाल मच जाएगा। भौकाल यानी इम्बैलेंस क्रिएट हो जाएगा, चाहे फिर वो कोई भी हो, चाहे फिर वो ह्यूमन्स हो या कोई भी एनिमल स्पीसीज हो, बिल्कुल एक्सटिंक्ट होने की कगार पर आ जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। इसलिए हमें जो है ना प्रकृति से बिल्कुल भी छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, चाहे वो रिसोर्सेज के मामले में हो, चाहे फिर वो पेड़ पौधे के मामले में हो, चाहे फिर वो किसी भी चीज़ के मामले में हो। कोई भी नेग्लिजेंस अगर होती है ना, चाहे वो एक्सप्लॉयटेशन हो बायोटिक रिसोर्सेज का, चाहे फिर वो डिफॉरेस्टेशन हो, चाहे फिर वो वाइल्ड लाइफ पोचिंग हो। पोचिंग का मतलब होता है मतलब जकड़ लेना नहीं, शिकार करते हैं ना, पोचिंग करते हैं, मारते हैं एनिमल्स को, तो वो पोचिंग कहलाती है, ठीक है। क्या होगा, इम्बैलेंस क्रिएट हो जाएगा और कहीं ना कहीं फिर ये एक तरीके से चैन पर जो चेन बनती है ना इकोसिस्टम की, उसको कहीं ना कहीं हैम्पर कर देगा। फिर क्या होगा कि जो चीज़ें हैं ना बिल्कुल अनकंट्रोलेबल हो जाएंगी, ठीक है, अनकंट्रोल्ड, ठीक है, जिसको हम बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इसलिए बायोडाइवर्सिटी बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल है, क्योंकि यहाँ पर जितने भी क्लाइमेटिक फीचर्स हैं, क्लाइमेटिक चाहे वो वेदर हो, चाहे फिर वो कुछ भी हो, तूफान वगैरह हो, सही कहीं ना कहीं सब इसी से एसोसिएटेड है, इसी से जुड़े हुए हैं, ठीक है। अगर पानी नहीं होगा क्या वेदर चेंज हो पाएगा, बारिश पड़ पाएगी, कभी नहीं। पानी जहाँ का ज्यों का त्यों वहीं पर थमा रहेगा, कभी भी ना तो वेपराइजेशन होगा। और सन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है बायोडाइवर्सिटी को फॉर्म करने में, ठीक है, क्योंकि विदाउट सन कोई भी पेड़ पौधा उग नहीं सकता, क्योंकि पेड़ पौधे क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस, अपने खाना खुद बनाते हैं, ऑटोट्रॉफ होते हैं, ठीक है। इसीलिए सॉइल की मेंटेनेंस में बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि कुछ ऐसे जीव हैं जो सॉइल के अंदर पाए जाते हैं, जैसे कि जो रैबिट हो गए, जैसे कि अर्थवर्म हो गए, और जैसे कि रैट हो गए, और भी कोई काफ़ी सारे जो जीव हैं वो ज़मीन के अंदर पाए जाते हैं। और वो ज़मीन को क्या करते हैं, जब वो बोरोइंग करते हैं ना, लाइक खोदते हैं उसे, तो उसको एक तरीके से खोदते जाते हैं और काफ़ी गहरे गहरे गड्ढे बना देते हैं। अब जब बारिश पड़ती है, बारिश का पानी उन गड्ढों के सारे नीचे ज़मीन तक चला जाता है और ज़मीन को मॉइस्चर प्रोवाइड करता है, जिससे कि फसल वहाँ पर जो है ना बहुत अच्छी होती है, ठीक है। अब इकोलॉजिकल बैलेंस बनाकर रखते हैं, ठीक है, पॉलिनेशन ऑफ द प्लांट्स, ठीक है, और वाटर रिसाइकलिंग और रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। हम फूड के लिए भी पूरी बायोडाइवर्सिटी पर निर्भर हैं। लाइक को जो नॉन वेजिटेरियन है वो जो है नॉन वेज कंज्यूम करते हैं। अगर बायोडाइवर्सिटी में गोट या फिर अदर जो एनिमल जिनको हम कंज्यूम करते हैं, ठीक है, वो ही नहीं होंगे तो फिर हम खाएंगे क्या, या फिर अदर एनिमल क्या खाएंगे, क्योंकि शेर जो है वो तो मांस ही खाएगा ना, उसके लिए तो घास फूस अलग है, ठीक है। अब जब रैबिट लाइक हिरन बहुत सारे हो जाएंगे और शेर नहीं होंगे तो हिरन की संख्या बढ़ जाएगी ना, और ये एक तरीके से इम्बैलेंस क्रिएट हो जाएगा। तो इसीलिए शेरों का होना साथ साथ हिरन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। हम मेडिसिन और ड्रग वगैरह के लिए भी कहीं ना कहीं पूरी की पूरी जो पेड़ प्रजाति है उसी पर निर्भर है, ठीक है। ये बात आपको समझ में आई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लॉस किस वजह से हो रहा है बायोडाइवर्सिटी का, सबसे पहली चीज़ एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी, और जो लाइफ स्टाइल आज के समय में चेंज हो रहा है ना, हम जाते हैं फॉरेस्ट को काटते हैं और वहाँ पर घर बनाने चालू कर देते हैं, या फिर उसे खेती करने के लिए यूज़ में लेकर आते हैं। अब जो ऑलरेडी ज़मीन है जो आपने खेती करी और वो बैरन हो गई है, कल्चरेबल लैंड नहीं रही है, तो आप उसमें थोड़ा सा इन्वेस्ट कीजिए ना और उसको दोबारा से कल्टिवेबल लैंड बनाइए, ठीक है। बेशक थोड़ा सा पैसा लगेगा, आप उसके लिए फॉरेस्ट क्यों काट रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लाइफ स्टाइल चेंज हो रहे हैं। लाइफ स्टाइल चेंज की वजह से भी काफ़ी सारे जो पशु पक्षी हैं या फिर जानवर हैं, फॉरेस्ट खत्म हो रहे हैं, तो फिर वो रहेंगे कहाँ, उनका तो घर जो है वो तो फॉरेस्ट ही है ना, उनका एक पर्टिकुलर नीच होती है, तो एक पर्टिकुलर नीच पर ही तो रहेंगे ना। नीच यानी एक पर्टिकुलर रहने का स्थान, जैसे कि एक पर्टिकुलर जीव है वल आप जो है ना चील, देखिए आपने चील या फिर गिद्ध, ठीक है, हिंदी में, तो वो जो है ना काफ़ी ऊंचाई पर उड़ते हैं, वो नीचे नहीं उड़ते। तो वो नीचे जब नहीं उड़ेंगे तो ऊंचाई पर ही वो अपना घोंसला बनाते हैं। अब नीचे तो छोटे छोटे जानवर जो हैं वो घोंसला बनाते हैं पेड़ों पर, अब जो चील वगैरह हैं वो ऊपर पेड़ों पर घोंसला बनाती हैं। तो सबका एक एक पर्टिकुलर स्थान है ना, तो उसको बोलते हैं निच, ठीक है। इन्वेसिव स्पीसीज, ठीक है, लाकर हम दूसरी जो क्रॉप्स हैं, दूसरे जो पेड़ पौधे हैं वो अपने जहाँ पर लगाते हैं, तो कहीं ना कहीं लॉस होता है ना, ठीक है, हैबिटेट लॉस होता है, ठीक है। अपने रहने के लिए हम पेड़ों को काट देते हैं, फॉरेस्ट डिस्ट्रक्शंस,
ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, एनवायरमेंटल और जेनेटिक पॉल्यूशन, ठीक है, ओवर पॉपुलेशन और नेचुरल कैलामिटीज़, ठीक है। ये ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, जेनेटिक पॉल्यूशन, ओवर पॉपुलेशन और नेचुरल कैलामिटी, ये सारे मतलब जितने भी यहाँ पर लॉसेस है ना, जितने भी किससे होता है, ये सारे एक दूसरे से रिलेटेड है। और सबसे बड़ा अहम रोल निभाने वाले इसमें है इंक्रीजिंग पॉपुलेशन और लाइफ स्टाइल चेंज और एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़, ठीक है। चलिए, ये बात आपको समझ में आ गई ना। चलिए, अब इससे क्या होगा, हमारे सोसाइटी, कल्चरल और रिलीजियस और स्पिरिचुअल वेलबींग है ना, जिनको हम पूछते हैं, हम किन को पूछते हैं, जो हमें खाना देता है। हम किन को मानते हैं, जो हमें डराता है। हम बारिश हो रही है और बिजली कड़क रही है, हम बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलेंगे क्योंकि हमें डर लगता है। हम फिर क्या प्रे करते हैं, भगवान बारिश बंद हो जाए, ठीक है। अगर शेर सामने आ जाए, फिर हम क्या कहते हैं, हे भगवान शेर इस वक्त ना खाए। हम शेर को ही पूजने लग जाएंगे, भाई मत खा, भाई मत खा, भाई मत खा, ठीक है, मेरे को मत मार। ऐसा ही होता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हमारी सोशल, कल्चरल और रिलीजियस, स्पिरिचुअल जो वेलबींग है ह्यूमन की, वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाएगी। अब इसी संदर्भ में यूनाइटेड नेशन ने इस चीज़ को कहीं ना कहीं पिक्चर में लेकर आने के लिए, लोगों की नज़र में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए 2010 में इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी ईयर घोषित करा था, 2010 को, ठीक है, 2010 को। तो ये थी पूरी की पूरी बायोडाइवर्सिटी की क्या होती है, क्या नहीं होती। आपको कैसी लगी वीडियो, डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है। अगर आपके कोई भी एक क्वेश्चन होता है, कोई भी क्वेरी होती है, डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स बिलो, ठीक है। या फिर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर और डायरेक्टली मैसेज भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर। ये पर्टिकुलर पेज आप ही के लिए बनाया है, इसे ज्वाइन कीजिए जाकर जल्दी से, ठीक है, सो दैट कि यू पीपल हैव वन मोर वे टू कनेक्ट विद मी, ठीक है। ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इन केस यू वांट टू गेट PDF ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो, यू कैन join our telegram channel and you will get the notification before uploading the video or before getting published video on YouTube on this particular channel. So this is my request to you that you must tell me what is your problem, ठीक है, so that कि I can highlight that problem and I can provide your solution with that problem, ठीक है। So this is your thing, you must do this thing, ठीक है। And I have one more request that please contribute and participate. Your contribution and participation is really necessary as we are heading towards 1000 subscribers but we have not completed it yet, ठीक है। So your contribution and participation is really necessary, ठीक है। सो अभी फ़िलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, ठीक है। थोड़ा सा इंग्लिश हो गया, ठीक है, माइंड मत कीजिएगा, ठीक है। अभी फ़िलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आपसे फिर से मुलाकात होगी एक और नई वीडियो में, एक और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।